नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आर्म्स एक्ट से संबंधित कानूनी जानकारी देंगे। हथियार रखने पर भी कानून का पालन करना पड़ता है। इस कानून को आर्म्स एक्ट के रूप में जाना जाता है। हथियार से जुड़े कानूनों को आर्म्स एक्ट की संज्ञा दी गई है। एक्ट लाइसेंस के बिना बंदूकों की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री, इस्तेमाल, ट्रांसफर आदि पर प्रतिबंध लगाता है। एक आदमी कितने हथियार रखे, इस पर भी प्रतिबंध है। हथियार रखने के लिए लाइसेंस जरूरी है। लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित बंदूकों को रखने पर 7 से लेकर आजीवन कारावास तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान करता है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। आर्म्स एक्ट से जुड़े कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजीव समयार जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो राजीव जी, आपको आर्म्स एक्ट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका हथियार रखने या इस्तेमाल करने से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। 0120-612-37120-6127-938 पर आप कॉल करके राय ले सकते हैं। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हम चाहेंगे सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि आर्म्स एक्ट का क्या मकसद है। क्या ये हथियारों के नियंत्रण के लिए है? आर्म्स एक्ट का जो आया कहाँ से ये देखना। आर्म्स एक्ट 1878 में ब्रिटिश सरकार ने एक इंडियन आर्म्स एक्ट लाई। जब इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ तो 1953 में ये जो इंडियन आर्म्स एक्ट के तौर पे इसको एग्जिस्टेंस हुई और ये एग्जिस्टेंस में आई 1962 और इस एक्ट को 1959 में जो है लोकसभा में था। अब क्या है कि आर्म्स एक्ट का पर्पस ये था कि आर्म जो है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। आर्म्स को जो समाज में आर्म्स हैं, जो आर्म्स के जो वेपन्स, डेडली वेपन्स हैं, जो फायर आर्म्स हैं, ये सारे आर्म्स को कैसे रेगुलेट किया जाए, इसलिए आर्म्स एक्ट को लाया गया और इसी कारण आर्म्स एक्ट का एग्जिस्टेंस आया और 1959 आर्म्स एक्ट जो इफेक्ट में है। जी सर, आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो चुका है। ये कानून आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन करके लाया गया। आर्म्स एक्ट में बुनियादी बदलाव हुए हैं क्या? आर्म्स एक्ट 2019 में जो बुनियादी बदलाव हुए हैं वो बुनियादी बदलाव मोटे तौर पे ये हुए हैं कि पहले क्या था, कानून में जो है किसी भी व्यक्ति को आर्म्स रखने की कैपेसिटी, जो आर्म्स को 3 आर्म्स तक रख सकता है, तो वो आर्म्स की जो संख्या है वो 3 से घटा के 2 कर दी गई। दूसरी क्या है कि आर्म्स एक्ट में एक बुनियादी ये कि मैन्युफैक्चरिंग के वर्ड के साथ ये ऑब्टेन्ड वर्ड को इंक्लूड किया गया। इसका पर्पस ये है कि अगर आपके पास डिफरेंट पार्ट में चीज है, आप उसको जो है लेके आए हैं, असेंबल कर रहे हैं, तो वो भी आर्म्स के अंदर आ जाएगा, आर्म्स एक्ट के अंदर आ जाएगी, जो गैर कानूनी है। उसके बाद क्या है कि आर्म्स एक्ट की लाइसेंस में ये जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी थी, वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी पहले आर्म्स एक्ट में जो है वो 3 साल की लाइसेंस दी जाती है। ऐसे आर्म्स एक्ट की रिन्यूअल वो लाइसेंसिंग 3 साल की होती है, उसके बाद उसको रिन्यूअल होता है। तो ये लाइसेंसिंग पीरियड जो है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। तो उसके बाद और जो बुनियादी भी है कि सेक्शन 25 और सेक्शन 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट में जहाँ पनिशमेंट की बात है, उस पनिशमेंट का क्वांटम को इनहांस कर दिया गया है। पहले ये पनिशमेंट की क्वांटम जो है तो 3 साल की, उसको इनहांस करके 5 साल कर दिया है। तो 5 साल की जिसमें
पनिशमेंट थी क्वांटम की, उसको 10 साल कर दिया गया। जो 7 साल की थी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया गया। साथ में इसके साथ जो है तो जो मनी टर्म भी है आपको, ठीक है, आपको पेमेंट भी करनी है, तो ये सारी चीज भी जोड़ दी गई है। ये सारी चीज जो है तो आर्म्स एक्ट के 2019 के जो अमेंडमेंट आई है उसमें बुनियादी तौर पे इसमें जो है तो ऐड की गई है। जी, हथियारों के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया क्या है सर, और एक व्यक्ति कितने हथियार या बंदूकें रख सकता है? क्या अलग अलग लाइसेंस ली जा सकती है? हथियार या तो इंडिविजुअल लेंगे या एचयूएफ लेंगे या कंपनी लेंगे या जिसकी जरूरत है। हथियार लेने की एक प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर है कि आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास आपको हथियार के लिए एप्लीकेशन डालनी होती है। उस एप्लीकेशन में आपकी जो है पहले एप्लीकेशन तो एक अगर इंडिविजुअल है तो ही शुड बी इन द एज ऑफ मैच्योरिटी, 21 साल की होनी चाहिए। उसके साथ उसकी जो राशन उसकी प्रूफ होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। उसके क्या काम करता है वो प्रूफ होनी चाहिए, और वो किस पर्पज के लिए ले रहा है वो चाहिए। ये सारी चीज उसको प्रूफ चाहिए। 4 फोटोग्राफ चाहिए, और ये सारी चीज वो इंडिविजुअल्स के लिए। अगर ये कोई कंपनी ले रही है जी, तो कंपनी की जो है तो अथॉरिटी लेटर चाहिए कंपनी की, किस अथॉरिटी के लिए, कंपनी किस पर्पज के लिए ले रही है, कहाँ यूज करना चाह रही है, किस व्यक्ति को देना चाह रही है, कहाँ सेफ कस्टडी में रखना चाह रही है, ये सारी चीज उसको मेंशन करना पड़ेगा। कंपनी की इनकम क्या है वो दिखानी पड़ेगी, ये सारी चीज उसको मेंशन करनी पड़ती है। तो ये कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी जब भी हथियार के लिए अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन मूव करती है तो ये सारी चीजें डेटा होते हैं जो एप्लीकेशन के साथ उसको डालना पड़ता है। उसके बाद उसको अटैच करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट, तो दैट के लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको परयूज करे और उसको पास करे। जी सर, अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आर्म्स लाइसेंस जारी हो रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आर्म्स के लिए एक पोर्टल है जिस पोर्टल को NDAL कहते हैं पोर्टल। इस NDAL पोर्टल में आप जब इंसर्ट करेंगे तो आप उसको एप्लीकेशन एक आती है, वो एप्लीकेशन को आपको फिल करनी पड़ती है। वो फिल करने के बाद वो पोर्टल की एप्लीकेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाती है। जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास ये पोर्टल की एप्लीकेशन जाती है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है तो लोकल पुलिस ऑफिसर के पास उसको भेजती है फॉर वेरिफिकेशन, और लोकल पुलिस स्टेशन जो उसको वेरीफाई करती है। उसके लिए भी लोकल पुलिस स्टेशन के पास एक टाइम लिमिट होती है कि विदिन 30 डेज के अंदर उसको वेरीफाई करके लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देनी होती है। और टाइम टू टाइम इसको इनहांस करती है। अगर लोकल पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट आ रही कि हम वेरीफाई नहीं कर पाए, आई नीड मोर टाइम, तो इसको इनहांस की जाती है। बट एक स्टिपुलेटेड टाइम होती है, 30 डेज के अंदर उसको देनी होती है। उसको देने के बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाती है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को उसको डिसाइड करना पड़ता है वेदर इज एंटाइटल्ड टू गेट आर्म्स और नॉट। उसको डिसाइड करने के लिए उसको 60 डेज का टाइम होता है। विन 60 डेज के स्टिपुलेटेड टाइम में उसको डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को आर्म्स मिलेगी कि नहीं। अगर उसको अलाउ करती है तो भी रिटर्न से रीजन के साथ, अगर उसको डिक्लाइन करती है तो उसको जस्टिफिकेशन देनी होती है कि ये इस एप्लीकेशन को हमने डिक्लाइन क्यों किया। और डिक्लाइन करने के बाद भी अपील की प्रोविजन है। सेक्शन 18 में एक अपील की प्रोविजन है आर्म्स एक्ट में कि अगर कोई व्यक्ति को जेन्युइन रीजन है तो वो डिक्लाइन हो गई है तो दे कुड गेट द प्रोविजन अंडर 18 टू अपील द अपीलेट अथॉरिटी, वहाँ अपील कर सकती है। ये सारी जी सर, अवैध हथियार रखने पर कौन सी धारा लगती है? अवैध हथियार रखने की सजा और भी ज्यादा सख्त हो गई है, जुर्माना भी बढ़ गया है, इसके बारे में बताइए। अवैध हथियार के लिए ही एक कानून बनी जी। अब अवैध हथियार क्या है? अवैध हथियार को जो है इसको टेबल में डिफाइड किया है 1, 2, 3। तो कुछ डोमेस्टिक वेपन्स होती है जो कि डे टू डे यूज होती है, जिसको कि इस चीज से अलग रखा गया है।
जो एग्रीकल्चर यूज में वेपन्स आती है उसको भी इस चीज से अलग रखा गया। अब रखा गया कि अवैध हथियार क्या, आर्म्स और एम्यूनिशन दो चीज होती है। आर्म्स जो होती है वो फायर आर्म्स होती है, एम्यूनिशन में रॉकेट होती है, गोला बारूद, और मिलिट्री यूज में जो चीज होती है वो सारी चीज आ जाती है जी। आर्म्स एक्ट में आपके पास अगर आर्म्स है या ये आर्म्स की असेंबल चीज है कि दैट कुड भी, वो असेंबली से आर्म्स बन सकती है, ये सारे अवैध हथियार के सेंस में आते हैं, है ना। इसकी जो सजा है वो 5 साल तक बढ़ा दी है, पहले 3 साल तक इससे केवल आर्म्स में। लेकिन अगर यूज हो रही है, यूजिंग दिस आर्म्स, है ना, अवैध हथियार की यूज हो रही है तो उसमें सजा ज्यादा है जी। तो 25 ऑफ द आर्म्स एक्ट सेक्शन और 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट सेक्शन में दोनों प्रोविजन में आर्म्स एक्ट के अंदर पनिशमेंट का क्लॉज है, जो पनिशमेंट बताता है कि इस प्रोविजन के अंदर ये ऑफेंस आप कमिट करते हैं तो इसकी सजा यहाँ तक है, इस प्रोविजन के अंदर अगर ये ऑफेंस आप कमिट करते हैं तो इसकी सजा यहाँ तक। राजीव जी, क्या हर्ष फायरिंग करना गैर कानूनी है, इसके बारे में बताइए। आर्म्स एक्ट में अगर लाइसेंस आपको आर्म्स रखने में तो यू आर एंटाइटल्ड टू पिक द आर्म्स, आप आर्म्स रख सकते हैं। लेकिन हर एक चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, आर्म्स रखने के लिए आपकी प्रोटोकॉल है, आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी दिए है कि आर्म्स आप रखेंगे तो कैसे रखेंगे, कैसे यूज करेंगे। हर्ष फायरिंग जो है, ज्वाइंट फायरिंग जो है, ये एक ऑफेंस। अगर आर्म्स का आप एग्जीबिशन करते हैं और या आर्म्स को आप किसी शादी में, किसी कहीं विनिंग का चीज में या कहीं किसी भी ग्रुप में जहाँ पे आप कहीं उसको यूज करते हैं, बेवजह आप यूज करते हैं, वो हर्ष फायरिंग में आती है। ये हर्ष फायरिंग में आती है तो पुलिस इस पे FIR लॉन्च करती है और इसकी पनिशमेंट अप टू 2 years तक होती है। तो हर्ष फायरिंग जो है वो ऑफेंस है, इट इज ऑफेंस। अगर आप लाइसेंसिंग बंदूक से भी इसकी फायरिंग करते हैं और ये हर्ष फायरिंग करते हैं, जैसे मॉक में, बीच में, शादी में या किसी और चीज में आप इसको करते हैं तो इट इज कवर्ड अंडर द ऑफेंस और उस ऑफेंस में पनिशमेंट है। जी सर, आर्म्स एक्ट के तहत बेल के क्या प्रावधान है? आर्म्स एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें, आर्म्स रखना, आर्म्स का बिजनेस करना, आर्म्स की तस्करी करनी, आर्म्स का रिपेयर करना, आर्म्स को एक्सपोर्ट करना, आर्म्स की इंपोर्ट करना, ये सारी चीज आती है जी। और आर्म्स एक्ट के अंदर डिफरेंट प्रोविजन है, हर एक चीज के लिए क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अलग अलग है। तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस होने के बावजूद नॉन बेलेबल ऑफेंस में CRPC में प्रोविजन है कि अगर कोई ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ बेल, और जो बेल होती है वो डिस्क्रिशनरी ऑफ द कोर्ट होती है। कोर्ट ये फील करती है कि है ना, इसमें इस व्यक्ति को बेल मिलना चाहिए नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो बेल उसको प्रोवाइड की जाती है और बेल मिलती है आर्म्स एक्ट में, बट ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जी जी सर, क्या आर्म्स एक्ट का गलत भी इस्तेमाल हो सकता है? आर्म्स एक्ट का गलत इस्तेमाल हो सकता है जी। आर्म्स एक्ट का गलत इस्तेमाल जो होती है, आर्म्स एक्ट जब क्या होती है कि जब हम किसी इंडिविजुअल का या किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को या किसी प्लेयर्स को आर्म्स की जरूरत है ना, तो ये आर्म्स उसको प्रोवाइड की जाती है फॉर द सेक ऑफ उसकी नीड के अनुसार, क्योंकि उसको मान लिया अगर कोई शूटर है उसको आर्म्स एक्ट की जरूरत है तो वो शूटर एक एसोसिएशन से निकाल के देते हैं कि सर ये है ना, हम इस एसोसिएशन से जुड़े हैं और हम प्रोफेशनल शूटर्स हैं, हमको आर्म्स की जरूरत होती है, तो सरकार उसको आर्म्स देती है उसके अनुसार। अब वो प्रोफेशनल शूटर्स जो है उसका गलत इस्तेमाल, हर एक आर्म्स के साथ एक बहुत बड़ी सी आर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग बेस होती है, आर्म्स की एक लोगो होती है, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही, कहाँ लोगो है, क्या चीज है, उसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क होती है, सारी चीज होती है। तो ये आर्म्स के होते हैं, लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, लोग डिफेंस के तौर पे कि आर्म्स इज गिवन फॉर द डिफेंस ऑफ समवन, इट इज नॉट गिवन फॉर द ऑफेंस टू सम। तो ये डिफेंसिंग मोड होती है कि अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी फील करती है कि इस व्यक्ति को आर्म्स की जरूरत है, उसको डिफेंसिव मोड में दी जाती है।
लेकिन अगर आप उसको ऑफेंसिव मोड में यूज करते हैं किसी का तो वो एक ऑफेंस है। मतलब और दूसरी बात है क्या कि आर्म्स वाले आप किसी व्यक्ति को आर्म्स मिल गया, ही विल कीप द आर्म्स इन द सेफ कस्टडी। अब वो घर में बच्चे हैं, है ना, घर में और भी व्यक्ति हैं, तो ये इंश्योर करना है उस व्यक्ति को कि उसका मिसयूजर ना हो, उसका गलत इस्तेमाल ना। ये कभी कभी गलत इस्तेमाल होती है जो कि एक ऑफेंस है, दिस शुड बी स्टॉप। और ये ऑफेंस में ये ऑफेंस जो है कानूनी तौर पे ऑफेंस उसकी पनिशमेंट है कि अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं आर्म्स का, लाइसेंसिंग आर्म्स का। अदरवाइज अनलाइसेंसिंग आर्म्स है तो वो तो गलत है ही, लेकिन लाइसेंसिंग आर्म्स का अगर गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑफेंस। जी सर, अवैध हथियारों की तस्करी के लिए आर्म्स एक्ट में क्या प्रावधान है? अवैध हथियार जो होते हैं उसकी तस्करी होती है। बेसिकली क्या होता है कि आर्म्स एक्ट में जो है तो बहुत सारे प्रोविजन है। आर्म्स में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी अगर आर्म्स बनती है, कहीं बनती है, तो उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है मैन्युफैक्चरिंग से, जहाँ आर्म्स बनती है, रिपेयर होती है, सारा चीज होती है। अब ये क्या होती है कि ये जिसके आर्म्स तस्करी होती है, जैसे कि दिल्ली में स्पेशल सेल वाले ये सारे काम करते हैं कि आर्म्स एक्ट में आर्म्स की तस्करी को रोकने का जिम्मा उनके पास होती है, पकड़ने का जिम्मा उनके पास होती है। वो तस्करी जो होती है, वो तस्करी अगर लार्ज स्केल पे हो रही है, किसी कहीं पे हो रही है, तो उसपे प्रोविजन लॉ में प्रोविजन है, आर्म्स एक्ट के अंदर प्रोविजन है, वो पनिशमेंट अप इम्प्रिजनमेंट है। जी सर, अगर इस जी अगर इस एक्ट में, इस ऑफेंस में अगर पकड़ा जाता व्यक्ति, दो से ज्यादा व्यक्ति इस तस्करी में पकड़ा जाता है, आर्म्स के जखीरा पकड़े जाते हैं और उस आर्म्स का यूज होता है ना, तो ये सारी चीजें जो रहती है इसमें ऑफेंस, इस ऑफेंस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की जो सजा होती है। जी सर, अवैध हथियार बनाने वालों के लिए क्या सजा और जुर्माना है? अवैध हथियार लाइसेंसिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देती है किसी व्यक्ति को कि आप आर्म्स की दुकान खोलते हैं, तो दैट इज लीगल वन, वो लीगल है, वो लीगल है। लेकिन इलीगल मार्केट में सारी चीज चलती रहती है कि आर्म्स की बनाने की चीज होती है। उस आर्म्स जो डीलर्स होते हैं या आर्म्स जो बनाते हैं, जो फैक्ट्री बनाती है, उस फैक्ट्री को जो है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होती है उसको लोकेट करके उसको पता चलता है कि भाई यहाँ आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये आर्म्स के एक्ट के अंदर उसको पकड़ा जाता है, उसको सील किया जाता है और उसके कानून के अंदर उसकी पनिशमेंट है, उसको पनिशमेंट दी जाती है। जी सर, इस अधिनियम के तहत किस प्रकार के हथियार और गोला बारूद निषिद्ध है? इस अधिनियम के अनुसार वो 3 तक है जो क्लास 3 में आते हैं अधिनियम, तो गोला बारूद जो वो निषिद्ध है, जो कि मिलिट्री यूज में हो सकती है। गोला कुछ लिक्विड जो आर्म्स होते हैं जिससे कि वाइड रेंज तक वो काम करते हैं, वो सब निषिद्ध है। लाइटर मोड की जितनी भी चीज होती है, जो 24 बोर्ड की जो होती है आर्म्स, दैट इज प्रोवाइडेड टू द पर्सन की लाइसेंस आर्म्स में दी जाती है, लेकिन उससे ज्यादा बोर्ड की जो होती है वो निषिद्ध किया जाता है। एमुनेशन ज्यादातर जो है, जितनी भी एमुनेशन है वो लीगली बार्ड है, वो जो है तो व्यक्ति को दी जाती है कि वो उसकी लाइसेंसिंग नहीं हो जाती, नाइदर इंडिविजुअल नॉर कंपनी नॉर एनीवन, उसको नहीं दी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। देखते रहिए AP न्यूज। नमस्कार।